खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की योगी हुकूमत आने के बाद से मदारिस पर खास नजर रखी जा रही है। हुकूमत की तरफ से मदारिस की वक्त वक्त पर तहकीकात और निगरानी भी की जाती है। इसी मौजू से जुड़ी एक और खबर सामने आई है। यूपी में मरदमशुदा मदारिस में से 80 मदारिस की तहकीकात के लिए 3 रुकनी एसआईटी बना दी है। एसआईटी की टीम बीते 2 सालों में मदरसों को बैरून मुल्क से आए चंदे की तहकीकात करेगी। इस जांच के दायरे में तकरीबन 80 मदरसे रहेंगे, जिन्हें बीते 2 सालों के दौरान अलग अलग मुल्कों से करीब 100 करोड़ रुपए मिले हैं। एसआईटी मदारिस की तरफ से खर्च की गई रकम और इसकी बेकायदगियों की तहकीकात करेगी। उत्तर प्रदेश में अभी करीब 24,000 मदरसे चल रहे हैं। इसमें करीब 16,500 मदरसे यूपी मदरसा तालीमी बोर्ड की तरफ से रजिस्टर्ड हैं। मालूमात के मुताबिक एसआईटी तहकीकात करेगी कि गैर मुल्की इमदाद से आया हुआ पैसा कहां खर्च किया गया है। गैर मुल्की पैसा मदरसों के लिए खर्च किया गया है या किसी दूसरी सरगर्मियों में खर्च हुआ है, इसकी भी तहकीकात होगी। बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा ने यूपी के अमरोहा से अपने पार्लिमानी मेंबर दानिश अली को पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल होने के इल्जाम में मुअत्तल कर दिया। जनूबी दिल्ली से पार्लिमानी रमेश बिधूड़ी की तरफ से पार्लियामेंट में नामुनासिब तबसीरें किए जाने के बाद बसपा पार्लिमानी मेंबर दानिश अली चर्चाओं में आए थे। आपको बता दें कि इसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ था। रमेश बिधूड़ी ने पार्लियामेंट में जिन अल्फाजों का इस्तेमाल किया था उनका जिक्र करना सही नहीं होगा। बताते चले कि मुल्क भर ने ये सुना था कि कैसे एक मुस्लिम पार्लिमानी मेंबर को उसके मजहब की वजह से बेहद घटिया बातें पार्लियामेंट के अंदर कही गईं। ताहम पार्लिमानी मेंबर रमेश बिधूड़ी के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद महुआ मोइत्रा का मामला सामने आया। महुआ मोइत्रा पर कैश फॉर क्वेरी के इल्जाम लगे, पासवर्ड देने के इल्जाम लगे। महुआ मोइत्रा जब एथिक्स कमेटी की मीटिंग में गई और जब वहां से वापस बाहर आई तो कुंवर दानिश अली उनके साथ नजर आए। इसके बाद जब महुआ मोइत्रा की पार्लियामेंट की रुकनियत खत्म की गई तो उनके पीछे कांग्रेस नेता सोनिया गांधी समेत पूरा पोजीशन खड़ा था। इस भीड़ में कुंवर दानिश अली भी मौजूद थे। महुआ के बर्खास्त होने के बाद दानिश अली ने उनकी हिमायत में बयान जारी किए, जिसके बाद बसपा को दानिश अली का ये रुख पसंद नहीं आया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनके खिलाफ एक लेटर जारी किया, जिसमें पार्टी से दानिश अली की बर्खास्तगी का जिक्र था। शिवसेना यूबीटी पार्लिमानी मेंबर संजय राउत के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। उनके खिलाफ बीजेपी लीडर नितिन बुटाड़ा ने मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की कई दफाओं के तहत केस दर्ज किया है। क्या है ये पूरा मामला, एक रिपोर्ट देखिए। शिवसेना उद्धव गुट के नेता और राज्यसभा के पार्लिमानी मेंबर संजय राउत का तनाजात से कुछ गहरा रिश्ता होता जा रहा है, क्योंकि इन दिनों वो एक तनाजे से निकल नहीं पाते कि दूसरे में फंस जाते हैं। वहीं एक बार फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। उन पर यवतमाल जिले के उमरखेड़ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें, इस बार मामला वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ लिखे एक मजमून को लेकर है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ नामुनासिब अल्फाजों का इस्तेमाल किया। मालूमात के मुताबिक यवतमाल के उमरखेड़ पुलिस स्टेशन में बीजेपी के यवतमाल कन्वेनर बुटाड़ा ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। संजय राउत के खिलाफ आईपीएस की दफाओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस में दर्ज कराई शिकायत में ये दावा किया गया है कि राउत ने 11 दिसंबर को पीएम मोदी के खिलाफ नामुनासिब मजमून लिखा था। ताहम मामला दर्ज होने के बाद संजय राउत ने कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी की इज्जत करता हूं और मैं जो बोलता हूं वो जाती नहीं बल्कि सियासी होता है। इसका कोई गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले अमित शाह ने पंडित नेहरू को लेकर बयान दिया, क्या उन पर कोई गुनाह दर्ज होगा? संजय राउत ने कहा कि पीएम पद है, कोई व्यक्ति नहीं है। वही जो हम कहते हैं वो सियासी होता है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राजस्थान के वजीर आला के ओहदे के चेहरे के लिए सस्पेंस हट गया है। राजस्थान बीजेपी ने भजन लाल शर्मा को वजीर आला के ओहदे के लिए चुना है। सीएम के ओहदे के लिए आज राजस्थान बीजेपी के हेडक्वार्टर में विधायकों के साथ मरकजी वजीर राजनाथ सिंह ने मीटिंग की। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी, साबिक सीएम वसुंधरा राजे भी मौजूद रहे। मीटिंग से कबल तमाम विधायकों ने राजनाथ सिंह के साथ फोटो भी क्लिक करवाई। पार्टी दफ्तर में विधायकों का तिलक लगाकर और गुड़ से मुंह मीठा करवाकर इस्तकबाल किया गया। इसके अलावा पार्टी ने नायब वजीर के ओहदे के लिए दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा का इंतखाब किया। वहीं वासुदेव देवनानी को विधानसभा स्पीकर बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को मंसूख किए जाने के फैसले को बरकरार रखा है। इसके बाद से मुल्क भर से रद्द अमल सामने आ रहे हैं। बीते रोज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पार्लियामेंट में भी जमकर बहस हुई। खासकर राज्यसभा में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने चुन चुन कर कांग्रेस पर हमला बोला। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। जो नेहरू जी के विचारों के, नेहरू जी के कामों के बड़े प्रशंसक है और अनुयायी है,
उनको भी पसंद नहीं आता है जो हम कहते हैं, मगर मैं उनको बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, अगर धारा 370 इतनी ही न्यायिक थी, इतनी ही जरूरतमंद थी, तो इसके सामने एक ही आर्टिकल है मान्यवर जिसके सामने टेम्पररी शब्द का उपयोग किया गया, वो स्वयं नेहरू जी ने क्यों किया होगा? जो लोग कहते हैं कि धारा 370 परमानेंट है, वो संविधान सभा की मंशा का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं। आर्टिकल 370 पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पता नहीं लोगों में नेहरू जी के खिलाफ इतना जहर क्यों है। जब आर्टिकल 370 आया था उस वक्त यहाँ सरदार पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू अमेरिका में थे। देखिए, वो 370 का जो मामला है वो बिगिनिंग से इनके हाथ में था। तो संघ है उसमें ये पहले से ही था कि हम इसको हटाएंगे। 70 साल लगे। आगे देखिए क्या होता है। तो भलाई हो रही है, कश्मीर का डेवलपमेंट हो रहा है। आप जाइए और देखिए। चुनाव होने चाहिए सर। क्यों नहीं होने चाहिए? हम तो चाहते हैं चुनाव। हम तो उम्मीद यही करते थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो 370 को हटाता है और साथ साथ इनसे ये भी कहे कि फौरन चुनाव कराओ। सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको सितंबर तक वक्त दे दिया है। कमाल देखिए। तो मध्य प्रदेश में 8 दिन से चल रहा सीएम का सस्पेंस भी खत्म हो गया है। दरअसल मध्य प्रदेश के नए वजीर आला के लिए 3 बार के विधायक मोहन यादव को नामजद किया गया। राजधानी भोपाल के बीजेपी ऑफिस में तीनों सुपरवाइजर की मौजूदगी में हुई बीजेपी के विधायक दल की पहली मीटिंग में मोहन यादव के नाम का ऐलान किया गया। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया है कि अब बीजेपी आलाकमान ने शिवराज सिंह चौहान को आराम देने का फैसला ले लिया है। ताहम ये इंतखाबात से पहले ही कहा जा रहा था कि इस बार शिवराज सिंह को मौका नहीं मिल सकेगा, लेकिन जिस तरह के इंतखाबी नतीजे आए उससे ये अंदाजा लगाया जाने लगा कि शायद शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर से मौका दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सीएम की कुर्सी मोहन यादव को सौंप दी गई। अब इस फैसले के बाद शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार मीडिया से बात की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि सीएम मोहन यादव की क़यादत में बीजेपी की हुकूमत जो तेजी से चल रही है वो ऐसे ही चलती रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो तेजी से काम चल रहे हैं उनको पूरा करेगी, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेगी और प्रगति और विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश नई ऊंचाइयां छुएगा। मैं सदैव उनको सहयोग करता रहूंगा। वहीं दिल्ली जाने के सवाल पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश में हूं और मैं यहीं रहूंगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली जाना मुझे पसंद नहीं। वहीं आलाकमान से कुछ मांगने को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली जाकर कुछ मांगना पसंद नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अपने लिए मांगने से बेहतर है मैं मरना पसंद करूंगा। मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या? एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है, इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि लोकसभा की रुकनीत मंसूख होने के बाद अब उन्हें सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया है। बता दें कि इस नोटिस में कहा गया है कि महुआ मोइत्रा को 30 दिनों के अंदर सरकारी रिहाइशगाह को खाली करना होगा। वाजे हो कि रुपये लेकर पार्लियामेंट में सवाल पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा की पिछले हफ्ते पार्लियामेंट की रुकनीत मंसूख कर दी गई थी। इसके बाद अब महुआ मोइत्रा को सरकारी बंगला खाली करने का भी नोटिस मिल गया है। आपको बताते चले, तृणमूल कांग्रेस की साबिक पार्लियामानी मेंबर महुआ मोइत्रा की जुम्मे को रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में लोकसभा की रुकनीत मंसूख कर दी गई थी। ताहम टीएमसी नेता मोइत्रा ने अपने ऊपर लगे इल्जामों से इनकार किया था। बीजेपी पार्लियामानी मेंबर निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर घूस लेकर पार्लियामेंट में सवाल पूछने का इल्जाम लगाया था। उसके बाद इन इल्जामों की तहकीकात के लिए एथिक्स कमेटी बनाई गई। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद 8 दिसंबर को महुआ को लोकसभा से बर्खास्त कर दिया गया।
आपने अक्सर सुना होगा कि दिल्ली में वाक़ई जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में तलबा धरना दे रही हैं, जबरदस्त नारेबाजी हो रही है, किसी मौजू को लेकर तलबा सड़कों पर उतर आए हैं, यूनिवर्सिटी के अफसरान का घेराव हो रहा है। लेकिन अब ऐसा करना तलबा को भारी पड़ सकता है। अब ऐसा करने पर तलबा के ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मीडिया रिपोर्ट से मिली मालूमात के मुताबिक जेएनयू में तलबा को कैंपस में फसाद करने, धरना देने और भूख हड़ताल करने पर 20,000 रुपए का जुर्माना और मुल्क मुखालिफ नारे लगाने और मजहब, जात या बिरादरी के लिए फसाद भड़काने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। वाज़े हो कि 24 नवंबर को यूनिवर्सिटी की तरफ से जेएनयू डिसिप्लिन और कंडक्ट रूल्स जारी किया गया है। इसके साथ ही नए कवानीन के मुताबिक किसी तलबा पर जिस्मानी तशद्दुद, किसी दूसरे तलबा, मुलाजिम या फैकल्टी मेंबर को गाली देने और पीटने पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। वहीं अब जहां क्लासेस होती है वहां से 100 मीटर के अंदर एहतजाज पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी ने किसी भी तरह के फिरके वाराना, जात पात या मुल्क मुखालिफ तफसीरों वाले पोस्टरों को छापने या चिपकाने पर भी रोक लगा दी है। दिल्ली में मौजूद कालका जी में वाक़ई गिरिनगर इलाके में चल रहे मदरसे में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम NH एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट और मदरसा मिल्लतुल इस्लाम के बैनर तले मुनक्किद हुआ। आपको बताते चले कि इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक स्मार्ट क्लासरूम का आगाज किया गया है, जिसमें मदरसे में पढ़ रहे बच्चों को कंप्यूटर भी सीखने का मौका मिलेगा। इस प्रोग्राम में जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अफशर आलम खुसूसी मेहमान के तौर पर मौजूद रहे। साथ ही और भी कई अहम शख्सियात भी मौजूद रहीं, जिन्होंने तालीम पर जोर देते हुए अपना इजहार ख्याल पेश किया। टेक्नोलॉजी का ज़माना है और मैंने अभी बोला था कि 5 जनरेशन टेक्नोलॉजी मार्केट में आ चुका है, तो इंटरनेट फ्रीली अवेलेबल है। तो अब हुकूमत तो डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है, ऑनलाइन क्लासेस हर जगह चल रहे हैं, तो जो ऑनलाइन कोर्सेज है उनका भी जनरल डिग्री के बराबर की अहमियत है। तो एक अच्छी शुरुआत है और ये मदारिस ने किया है, इसके लिए मैं बड़ा इनके इंतज़ामिया को मुबारकबाद देता हूँ। हम लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं, कंट्री ने बहुत तरक्की की है, लेकिन अगर एजुकेशन में पीछे रह जाएंगे तो फिर वो तरक्की में एक ब्लॉट आ जाता है। लोग कहते हैं कि साहब हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा गैर पढ़े लिखे लोग दुनिया के जो हैं वो इंडिया में रहते हैं। तो इसको हटाना है और बच्चे बच्चे को हर शख्स जो है पढ़ाई में ताउन करे उनको। ये बेसिकली हमने 1 साल पहले लास्ट ईयर हमने जनवरी 28 में इसको इस्टेब्लिश किया था। ओके, बेसिकली पहले जो हमने स्टार्ट किया था वो हमने स्टार्ट किया था कि गरीब बच्चों के लिए एक एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, और हमने पहले से ये तय किया क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से जो हमारे यहाँ ऑनलाइन एजुकेशन आया और इंटरनेट फ्री हुआ, तो हमने कहा क्यों ना क्यों उसका बेनिफिट उठाया जाए। तालीम से ही तस्वीर बदलेगी, तो ये चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आगे आप नहीं बढ़ सकते, आप पिछड़ जाएंगे। तो इसके लिए हमें चाहे बुनियादी तौर पे चाहे मदरसे हैं, स्कूल हैं, कुछ भी है, हमें दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम, टेक्नोलॉजी की तालीम देनी पड़ेगी, तभी हम आगे फ्रंट रो में आ पाएंगे। टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी से हम हट नहीं सकते, पीछे नहीं जा सकते। इसलिए यानी इस तरीके का यानी निसाब अब हमारा जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वो ये कह रही है कि भाई बिना यानी कंप्यूटर के या बिना यानी टेक्नोलॉजी के आगे ज़िंदगी बिताना जो है वो भी यानी बहुत मुश्किल हो जाएगा।